दोस्तों, जापान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक डेवलप्ड कंट्री की छवि बनकर आ जाती है, जिसमें ऊंची बिल्डिंग से लेकर हाई टेक्नोलॉजी वाली बुलेट ट्रेन दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर हम मैप पर इस देश को देखें तो ये वाकई विकसित देशों की तुलना में एक बहुत ही छोटा सा देश दिखाई पड़ता है। वैसे तो आज की डेट में जापान अपनी टेक्नोलॉजी और रहन सहन को लेकर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, पर एक वक्त ऐसा भी था जब यही जापान अपने ही देश में कई तरह के संघर्ष और गरीबी से जूझ रहा था। यहाँ तक कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने युद्ध में अपनी गर्दन उठाने की कोशिश की तो अमेरिका ने उसे वो दुख दिया जिससे कि आज तक भी वो उभर नहीं सका है। लेकिन उस दुख को अपने साथ रखते हुए जापान ने आज ऐसी वापसी की है कि उसके आसपास कभी कभी चीन और अमेरिका जैसे देश भी दिखाई नहीं देते। तो आखिर समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ एक छोटा सा एशियाई देश इस स्थिति में कैसे पहुंच गया और कैसे इस देश ने अपने इकोनॉमी पर इतना काम कर लिया, आज के इस वीडियो में हम आपको ये ही बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर जापान के इतिहास को देखें तो करीब 200 साल पहले जापान पूरी तरह से आइसोलेटेड देश हुआ करता था, जिस कारण पूरे देश में एक फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, जिसमें छोटे छोटे इलाके अपने अपने हिसाब से देश चला रहे थे, जिसे आप जमींदारी प्रथा कह सकते हैं। देश में ना तो कोई लीगल सिस्टम था, ना कोई विदेश नीति थी, ना कोई संविधान था और ना ही कोई तरीका था जिसके तहत विदेशों से व्यापार किया जा सके या निवेश की नीति बनाई जा सके। यहाँ तक कि देश कुछ इस तरह बटा हुआ था कि देश को चलाने वाला कोई एक प्रधानमंत्री भी नहीं था। लेकिन 1868 में जापान के 122वें एम्परर मेजी के कारण देश में एक नया दौर आया, जिसे मेजी एरा कहा गया, जिसमें करीब 40 सालों के दौरान जापान की स्थिति काफी सही हो गई। लेकिन इस एरा में सबसे पहले जितनी बिखरी हुई रियासतें और उनके मनमाने जमींदार थे उन्हें खत्म करवाया गया। इसके साथ ही साथ इसी दौर में जापान को वो सब मिला जो एक देश के पास होना चाहिए, जिसमें इलेक्टेड पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी और कॉमन टैक्स सिस्टम जैसी नई चीजें शामिल हुई। इसके अलावा वो देश में विकास को बल देने के लिए एक नीति के तहत देश की मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम और कॉमन आर्मी को फंक्शन में ले आए। यही वो समय था जब जापान पहली बार विश्व व्यापार के लिए एक ओपन कंट्री बन के उभरा। देश के लिए अपनी नैतिकता और जिम्मेदारी को निभाने के लिए इन्होंने पूरे देश के बच्चों को ये समझाया कि कैसे पूरा देश उनका है और उन्हें इस देश की हर चीज से प्रेम होना चाहिए। इसलिए आज अगर ये कहें कि नैतिकता यानी मॉरलिटी जितनी जापानियों में है उतना दुनिया के किसी और देश में नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात होगी। इसके बाद जब जापान बतौर एक राष्ट्र उभरने लगा तो उसे लगा जब वो अपनी आर्मी का सहारा लेकर दुनिया के दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापित कर लेगा तो उसने दूसरे देशों की चीजों पर अपना अधिकार जमाने के लिए अपनी आर्मी लेकर हमला शुरू कर दिया, जिसमें उसने 1905 में रूस जैसे बड़े देश पर भी हमला कर दिया था। इसके बाद जापान पहले विश्व युद्ध में भी जमकर हिस्सा लेता है, लेकिन इस युद्ध में उन्हें भारी नुकसान होता है। इसके बावजूद भी ये लगातार अपनी आर्मी को बढ़ाते रहे। जब दूसरा विश्व युद्ध आया तो इसी जापान ने अमेरिका जैसे बड़े देश को परेशान करने के लिए अमेरिका के एक बंदरगाह पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में जब अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर पावर दुनिया को दिखाया तो उसने इसके लिए जापान को ही चुना और 1945 को अपना बदला लेते हुए उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए, जिसके बाद तो जापान की कमर ही टूट गई। अब उसके पास अमेरिका के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और उसने सरेंडर कर दिया, जिसके तहत अब अमेरिका जापान के साथ कुछ भी कर सकता था। लेकिन चूंकि अमेरिका ने पहले ही एटॉमिक अटैक करके जापान में इतनी तबाही मचाई थी, इसके लिए उसने जापान को इस शर्त पर माफ कर दिया कि जापान अब अपनी आर्मी नहीं बढ़ाएगा और अगर आगे किसी वैश्विक लड़ाई में जापान को कोई खतरा होता है तो अमेरिका उसे प्रोटेक्शन देगा। इस तरह से जापान की सारी बढ़ती हुई कॉलोनाइजेशन की नीति धरी की धरी रह गई और पूरे जापान में एक तरह का डीमिलिटराइजेशन शुरू हो गया। अब देश में आर्मी पर पैसा लगाना बंद हो गया, लेकिन जापान में जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने तय किया था कि अब हमें अपना पूरा ध्यान व्यापार पर लगाना होगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जापान के जितने बुद्धिमान लोग सेना में थे वो सब बिजनेसमैन बन गए और आर्मी के लोग जब फैक्ट्रियों में बतौर लेबर काम करने आए
तो उन्हें समय का महत्व और टाइम से काम करना सीखना नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही डिसिप्लिन्ड थे। और इस तरह जापान को दुनिया के सबसे एथिकली रिच लेबर मिल गए। एक दौर में इसूजू, टोयोटा और निसान जैसी कंपनियां जो आर्मी के लिए टैंक और ट्रक बनाया करती थी, उन्होंने कमर्शियल कार बनाना शुरू कर दिया। और जो सोनी कंपनी सेना के लिए दूरबीन बनाया करती थी, उसने कैमरे के प्रोडक्शन शुरू कर दिए, जिससे जापान में अब एक नई औद्योगिक क्रांति आ गई थी। क्योंकि जापानियों में अपने समय को लेकर बहुत पाबंद होने का नेचर रहा है, इसलिए जस्ट इन टाइम पॉलिसी को पूरी दुनिया में लेकर आए, जिसका मतलब ये था कि किसी चीज की जितने टाइम में डिमांड होगी उसे उसी टाइम में पहुंचाया जाएगा। इसी वजह से उन्होंने प्रोडक्ट बनाकर स्टोर करने की बजाय डिमांड पर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि लॉस बहुत कम होने लगा। क्योंकि जापान खुद एक बहुत छोटा सा देश है, इसलिए वो लोग अपने देश में इन चीजों का व्यापार करके अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें एक ग्लोबल मार्केट की जरूरत थी। लेकिन उस वक्त तक अमेरिका के प्रतिबंध के कारण जापान के पास ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि उस दौर में पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, जिसमें पूरी दुनिया के देश कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दो गुटों में बटे हुए थे, जिसमें अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री था और रशिया यानी सोवियत संघ और एशिया के ज्यादातर देशों में कम्युनिज्म का बोलबाला था। इसी बात का फायदा उठाकर जापान ने उस समय अमेरिका के साथ देना शुरू किया, जिसके तहत उसने अपने देश में अमेरिकी आर्मी की आवाजाही और उनके लिए जगह देने को मंजूरी दे दी। इस तरह वो एशिया का इकलौता देश बना जो उस वक्त अमेरिका का साथ दे रहा था। इसी कारण अमेरिका ने अपना बाजार जापानियों के लिए खोल दिया। उसके बाद तो फिर जब जापानी प्रोडक्ट्स वेस्ट कंट्रीज में पहुंचे तो वहां उनके प्रोडक्ट्स को लेकर धूम मच गई और जापानीज प्रोडक्ट पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करने लगे। ये वजह थी कि पूरी जापान की इकोनॉमी एक साथ इतनी डेवलप कर गई। इन्होंने अपने देश में अब नई तरक्की की राह खोल दी है, जिसमें लोगों के पैसों को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तहत बैंकों में जमा करवाया जाने लगा, जिससे कि लोगों को आसानी से लोन दिए जाने लगे। और यही कारण बना इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने का, जिसमें कि पूरी दुनिया को एक सेफ स्पेस मिला ऑफिस और इन्वेस्टमेंट के लिए। दुनिया की बड़ी कंपनियों का जापान के लिए उदार होने का एक कारण ये भी था कि यहाँ के लोगों को मॉरली इतना करेक्ट कर दिया गया कि वो अपने देश को पहले रखते थे और उसकी इंटेग्रिटी को कोई नुकसान नहीं होने देते थे। इसके बाद तो जापान अपनी इकोनॉमी को लेकर इतनी तरक्की कर गया कि वो पूरी दुनिया के विकसित देशों में से एक हो गया। और अब तो जापान में भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बड़ी संख्या में होने लगे हैं। इस तरह हमें जापानियों से ये सीखना चाहिए कैसे अपने देश के लिए चिल्लाने से ज्यादा काम करने की आदत को अपने भीतर लाना होगा, जिससे कि भारत भी जापान की तरह एक विकसित देश बन सके। दोस्तों, ये थी कहानी जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे जापान कैसे इतना बड़ा देश बन गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।